नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, आज सुबह आप उठे और अचानक से आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ना चले, इंस्टाग्राम ओपन ना हो, फेसबुक और यूट्यूब ब्लॉक हो जाए तो आपकी जिंदगी कैसी लगेगी। ऑफिस की मीटिंग मिस हो जाएगी, दोस्तों के साथ चैट नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाई रुक जाएगी और सबसे बड़ी बात, वो दुनिया जिसे हम रोज जी रहे हैं वो अचानक गायब सी हो जाएगी। आज यही हाल नेपाल के लोगों का है। नेपाल सरकार ने के एक बड़े फैसले से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिया गया है। लोग हैरान हैं, शॉक हैं और अब सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह सरकार का डिजिटल कंट्रोल है या फिर फेक न्यूज और साइबर क्राइम को रोकने की जरूरत है। और जब अब जेन जी युवा सड़क पर उतर आए हैं तो नेपाल डिजिटल क्रांति की ओर आगे बढ़ रहा है क्या? तो चलिए दोस्तों, इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नेपाल में ये बैन क्यों हुआ, इसके पीछे सरकार और सुप्रीम कोर्ट की क्या सोच है, जनता क्यों नाराज है और जनता और उस बैन से नेपाल के भविष्य को किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है। दोस्तों, 4 सितंबर 2025 की रात नेपाल सरकार ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों को आदेश जारी किया कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, ट्विटर, रेडिट, लिंक्डइन, स्नैपचैट, ये सभी तुरंत निशाने पे आ गए। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को हरी झंडी दे दी, क्योंकि कोर्ट का कहना था सोशल मीडिया कंपनियों ने नेपाल के नियमों का पालन नहीं किया है। असल में सरकार ने 7 दिन की डेडलाइन दिया था। नेपाल में आधिकारिक तौर पर रजिस्ट्रेट करो, एक लोकल कॉन्टैक्ट ऑफिसर नियुक्त करो, एक ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त करो, ताकि अगर किसी नेपाली यूजर को दिक्कत आए तो वो वहीं शिकायत कर सके। लेकिन ज्यादातर कंपनियां ये सब किया नहीं। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ बैन का। नेपाल में अभी जिन 26 प्लेटफॉर्म को बैन लगाया गया है उनमें शामिल है फेसबुक और मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, रेडिट, लिंक्डइन, स्नैपचैट। लेकिन दिलचस्प बात यह है, टिकटॉक और वेबर अभी भी काम कर रहे हैं। कारण यह है कि टिकटॉक पहले से नेपाल में रजिस्टर है और वेबर भी लोकल रूल्स फॉलो किए हैं। नेपाल सरकार का कहना है ये जो बैन जनता की आजादी छीनने के लिए नहीं, बल्कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया है। सरकार के अनुसार फेसबुक अकाउंट और मिस इन्फॉर्मेशन लगातार बढ़ रहे हैं। कई बार दंगे और विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया के फ्यूल होते हैं। यूथ और साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार चाहती है कि हर एक प्लेटफॉर्म जो नेपाल में हो वह रजिस्टर्ड हो, लोकल ग्रीवियंस सेल बने, गलत सूचना फैलाने पर कंपनियां जिम्मेदार हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की रीजनिंग को सही माना है, उनकी तार्किक जो तर्क दिए हैं वो सही माना है। लेकिन अब असली सवाल, लोग क्या सोचते हैं? बहुत से नेपाली यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, फेसबुक क्रिएटर अचानक इनकम लॉस से जूझ रहे हैं। फेसबुक ने हाल ही में नेपाल के मोनेटाइजेशन शुरू किया था। अब क्रिएटर्स की कमाई रुक गई। छोटे छोटे बिजनेस सोशल मीडिया के जरिए प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब उनकी रीच रुक गई। लाखों नेपाली विदेश में रहते हैं, उनका परिवार डेली कम्युनिकेशन टूट गया। व्हाट्सएप और मैसेंजर ब्लॉक होने से फैमिलियर परेशान हो गए। पढ़ाई, एंटरटेनमेंट, न्यूज सब कुछ प्रभावित हुआ। अब लोग मजबूरी में वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब आते हैं आपके ताजा अपडेट पर। 8 सितंबर 2025 को नेपाल के सड़कों पर जेन जी यूथ उतर आए हैं। काठमांडू की गलियों में हजारों छात्रों ने मोबाइल फ्लैश लाइट जलाकर मार्च निकाला है। उनके बैनर पर लिखा है, डिजिटल फ्रीडम इज आवर राइट, नो बैन आवर एक्सप्रेशन, वी आर इंटरनेट जनरेशन। स्टूडेंट यूनियन, जर्नलिस्ट ग्रुप और राइट एक्टिविस्ट ने भी आंदोलन का समर्थन किया। फ्रीडम ऑफ नेपाल, फेडरेशन ऑफ नेपाली जर्नलिस्ट ने कहा है यह फैसला प्रेस की स्वतंत्रता और जनता के राइट टू इंफॉर्मेशन पर हमला है। सीन वायरल हो रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट नारे लगा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर लाइव प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वीपीएन के जरिए। डिजिटल राइट्स के लिए सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है। कहा जा रहा है कि नेपाली की पहली बड़ी डिजिटल प्रोटेस्ट मूवमेंट है जिसे लीड कर रही है जेन जी। दोस्तों, आपको याद होगा भारत में भी क्राइसिस 2021-22 में आया था। ट्विटर ने सरकार को लोकल रूल्स मानने से इनकार कर दिया था। व्हाट्सएप ने भी डाटा प्राइवेसी का इशू उठाया था, लेकिन आखिरकार ट्विटर को नियम मानने पड़े। व्हाट्सएप ने भी ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट किया। आज भारत सरकार अगर चाहे तो किसी भी अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है। नेपाल भी शायद वही रास्ता अपनाना चाहता है। अब सवाल है आगे क्या होगा। दोस्तों, पहला ओपिनियन है कंपनियां मान जाए,
दूसरा है फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब रजिस्टर्ड कर लें, ऑफिसर नियुक्त कर लें, बैन हटाया जाएगा उनसे। या दूसरा ऑप्शन है बैन लंबे समय तक चलता रहेगा और इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा, यूथ और क्रिएटर सफर करेंगे। और तीसरा ऑप्शन है कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट सोशल मीडिया कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकती हैं, लीगल लड़ाई महीनों तक खिंच सकती है नेपाल में। दोस्तों कंक्लूजन यह है कि नेपाल एक क्रॉस रोड पर खड़ा हुआ है। एक तरफ सरकार अकाउंटेबिलिटी चाहती है तो दूसरी तरफ जनता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाना चाहती है। जेन जी का ये प्रोटेस्ट साफ दिखा रहा है कि डिजिटल जमाना सिर्फ एप्स का नाम नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सोचिए कल आपके पास यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ना रहे तो आपकी आवाज, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी कनेक्टिविटी कैसी लगेगी। नेपाल का यह फैसला बहुत बड़ा सवाल छोड़ता है, क्या डिजिटल डेमोक्रेसी की दिशा में आगे बढ़ना होगा या डिजिटल डिक्टेटरशिप की शुरुआत होगी। दोस्तों ये लड़ाई सिर्फ नेपाल की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की, क्योंकि आज हम डिजिटल सिटीजन्स हैं, डिजिटल सिटीजन्स हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है, आप आज के इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।